हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? कल हमने वोमिटिंग के बारे में पढ़ा था, आज हम डायरिया के बारे में पढ़ते हैं। डायरिया की हिंदी में डेफिनेशन है। हम हिंदी में डेफिनेशन पढ़ते हैं, इसके बाद इंग्लिश में डेफिनेशन को पढ़ेंगे। हिंदी में डायरिया की डेफिनेशन है, यह एक लक्षण है न कि बीमारी। इसकी आवृत्ति बढ़ती है, मल में ज़्यादा मात्रा में तरल होता है। डायरिया के 3 या ज़्यादा बार पतला मल प्रतिदिन होता है। यह एक लक्षण है जो सामान्यतः है वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइटिक संक्रमण के कारण होता है। यह 2 प्रकार का होता है। हिंदी में डायरिया की डेफिनेशन के अंदर बता रखा है कि ये कोई डिजीज़ नहीं है, यह एक साइन है किसी भी डिजीज़ का। और इसके अंदर जो हम स्टूल पास आउट करते हैं वो 3 से ज़्यादा बार करते हैं एक दिन के अंदर, और वो स्टूल है वो वाटरी होता है। और ये डायरिया डिजीज़ है वो वायरस, बैक्टीरिया या पैरासाइट के जो इन्फेक्शन होते हैं उसकी वजह से कोज होता है। इसके 2 टाइप दे रखे हैं, एक्यूट वाटर डायरिया और क्रोनिक डायरिया। एक्यूट वाटर डायरिया है, यह अंतिम कई दिन और घंटों तक होता है। सामान्यतः यह संक्रमण से होता है। एक्यूट बोडली डायरिया होता है, इसे डिसेंट्री भी कहते हैं। एक्यूट डायरिया होता है वो कुछ घंटों के लिए होता है। ओके, ये है क्रोनिक डायरिया। क्रोनिक डायरिया 3 से 4 दिन तक या 14 दिन या इससे ज़्यादा भी हो सकता है। क्रोनिक डायरिया लंबे टाइम तक चलता है। फिर डायरिया की इंग्लिश में डेफिनेशन है, इवैक्यूएशन ऑफ लिक्विड वाटर स्टूल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज डायरिया। कि डायरिया एक ऐसा साइन है जिसके अंदर जो स्टूल है वो वाटरी लिक्विड होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी, कि वो दिन में 3 से 4, 5, 6 बार पेशेंट है वो स्टूल पास आउट करेगा और वो स्टूल है वो वाटरी होगा। फिर इसके अंदर भी इसके टाइप बता रखे हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक, जो हमने भी हिंदी में पढ़ चुके हैं हम। फिर इसके कोज हैं, डायरिया रिलेटेड डाइटरी रिलेटेड कोज, कि हम जो खाना खाते हैं उससे रिलेटेड डायरिया की कोज। इनडाइजेशन, हमने जो भी फूड खाया हो वो अगर डाइजेस्ट ना हुआ हो तो उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। फूड एलर्जी कर जाए उसकी वजह से भी। स्टारवेशन, अगर जो भी व्यक्ति है वो लंबे टाइम तक भूखा है उसकी वजह से। केमिकल इरिटेंट, एग्जाम्पल मरकरी, कोई भी केमिकल है वो अगर रिएक्शन कर जाएं, इरिटेंट कर जाएं तो उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। ओवर फीडिंग, अगर हमने ज़्यादा मात्रा में फूड ले लिया है उसकी वजह से भी। फूड पॉइजनिंग, अगर फूड एलर्जी कर गया जिससे फूड की वजह से हमने बासी भोजन खा लिया उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। फिर है इन्फेक्टिव कोज, जिसके अंदर दे रखे हैं बैक्टीरिया बता रखा, ई कोली प्रकार का एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से डायरिया हो सकता है। वायरस, एग्जाम्पल इंटेरो वायरस और मीजल्स वायरस की वजह से भी डायरिया हो सकता है। फिर इसके अदर कोज हैं, फंगल, कैंडिडा एल्बिकेंस, पैरासाइटिक। फिर पेरिनेटल कोज हैं, यूटीआई और आरटीआई। यूटीआई है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, अगर पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसकी वजह से उसे डायरिया हो सकता है। आरटीआई है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। और ड्रग्स बता रखी हैं, एम्पिसिलिन और अदर एंटीबायोटिक ड्रग हम कंटिन्यू लेते हैं उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। नॉन स्पेसिफिक फैक्टर के अंदर है, अगर पेशेंट ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस की कंडीशन में है तो उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। फिर कॉन्जेनाइटल फैक्टर हैं, कॉन्जेनाइटल फैक्टर वो होते हैं जो जन्मजात मिले हुए होते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती हैं उनकी वजह से डायरिया हो जाता है। फिर डायरिया के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बता रखे हैं, साइन सिम्टम। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 स्टेज। डायरिया के जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो 3 स्टेज के अंदर डिवाइड कर रखे हैं। पहला है मिल्ड, मॉडरेट और सीवर के अंदर डिवाइड कर रखे हैं। पहला ऑनसेट है, ऑनसेट फ्रीक्वेंसी और नेचर ऑफ स्टूल, कि वो शुरुआत में कैसा होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और उसका स्टूल का जो नेचर है वो कैसा होगा। ऑनसेट है जो मिल्ड साइन सिम्टम उसका दिखेगा, उसके अंदर जो
डायरिया का साइन होगा वो सडन होगा, अचानक से होगा, और उसकी फ्रीक्वेंसी होगी एक दिन के अंदर वो 2 से 5 बार स्टूल पास आउट करेगा। नेचर ऑफ स्टूल, स्टूल लूज होगा और ग्रीन कलर का होगा। बैड ओडोर, उसके अंदर से बैड स्मेल आएगी और उसके अंदर म्यूकस भी प्रेजेंट होगा। फिर मॉडरेट के अंदर बता रखा है ग्रेजुअली वह धीरे धीरे होगा और दिन में 10 से 12 बार स्टूल पास आउट करेगा। पेशेंट को फीवर होगा, इरिटेबिलिटी, उसे चिड़चिड़ापन फील होगा, उसे भूख नहीं लगेगी और उसको वोमिटिंग भी हो सकती है। सीवर के अंदर है सडन और ग्रेजुअली, वह अचानक भी हो सकता है और धीरे धीरे भी हो सकता है। इन दोनों का मिक्सचर होगा। मोर देन 12 टाइम ए डे, इसके अंदर जो पेशेंट है वो स्टूल पास आउट दिन में 12 बार से भी ज़्यादा बार करेगा। और पेशेंट को हाई फीवर होगी, वोमिटिंग, सीवर, डिहाइड्रेशन, उसकी बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाएगी। फिर इसके अदर साइन सिम्टम बता रखे हैं। एब्डोमिनल स्पाज्म, उसके एब्डोमेन के अंदर जकड़न होगी। रैपिड एंड डीप रेस्पायरेशन, उसका रेस्पायरेशन डीप और रैपिड हो जाएगा। ओलिग्यूरिया हो जाएगा और सकन आइज, उसकी आँखें हैं वो सूखी सूखी हो जाएंगी। वेट लॉस हो जाएगा। फटीग, उसे बेचैनी होगी, उसकी स्किन ड्राई हो जाएगी। लो बीपी एंड रैपिड पल्स, उसका बीपी लो हो जाएगा और उसकी पल्स हैं वो रैपिड हो जाएंगी। फिर इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन की, डायरिया की वजह से पेशेंट को कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। डिहाइड्रेशन की, उसकी बॉडी के अंदर वाटर की कमी हो जाएगी। टोक्सेमिया हो जाएगा। हाइपर नेट्रीमिया हो जाएगा। एसिडोसिस हो जाएगा। फेलर ऑफ रीनल फंक्शन, जो किडनी के जो फंक्शन है वो फेल हो जाएंगे। और इसके अंदर हम डायग्नोज क्या क्या करेंगे, बाय साइन एंड सिम्टम्स, पेशेंट के जो साइन सिम्टम है उनको असेस करेंगे। बाय स्टूल एग्जामिनेशन, जो स्टूल है उसका एग्जामिनेशन करेंगे। बाय सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल, जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल है उनका हम चेकअप करेंगे। सोडियम, पोटासियम आदि का हम लेवल को हम चेक करेंगे। BUN ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का चेकअप करेंगे। और बाई फिजिकल एग्जामिनेशन, और पेशेंट का हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। डायग्नोस के बाद में है इसका मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट है। इसके अंदर हम एंटी डायरियल एंड एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, जिसमें है लेप्रोमाइड एंटी मोटिलिटी ड्रग और मेट्रोनिडाजोल ड्रग्स प्रोवाइड करेंगे। और पेशेंट को डिहाइड्रेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम IV फ्लूइड थेरेपी मेंटेन करके रखेंगे। उसकी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन जितने % हो रखा है उसके हिसाब से हम IV फ्लूइड मेंटेन करेंगे। उसके बाद में डायरिया की नर्सिंग मैनेजमेंट है। संपूर्ण इतिवृत्त लेना और आकलन करना, हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे और उसका असेसमेंट करेंगे। तरल रिप्लेसमेंट प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य है कि हम पेशेंट की बॉडी के अंदर फ्लूइड का जो रिप्लेसमेंट है उसको मेंटेन करके रखेंगे। ओरली ORS और इलेक्ट्रल पाउडर मरीज को देना चाहिए कि ORS प्रोवाइड करेंगे उसको, ताकि वो डायरिया की वजह से उसको डिहाइड्रेशन हो रहा है उसको हम मेंटेन कर सकें। मरीज को बार बार कम कम भोजन देना चाहिए। दूध और दूध के उत्पाद 2-3 दिन बाद देना चाहिए। डायरिया को बढ़ाता है कि हम पेशेंट को जितना फूड देंगे वो कम देंगे, कम कम मात्रा में देंगे और दूध अवॉइड करेंगे 2-3 दिन तक। डायरिया के दौरान रा रा फ्रूट्स, स्वाद, तला भोजन, मसाले, कॉफ़ी, अल्कोहल नहीं देना चाहिए। इन्फेक्शन से बचाने के लिए मरीज को सलाह देनी चाहिए। मल त्याग के बाद प्रत्येक समय हाथ धोने चाहिए। हम पेशेंट को एडवाइज़ करेंगे कि वो स्टूल पास आउट करने के बाद अच्छी तरह से हैंड वॉशिंग करे। घर और वातावरण के बीच हाइजीन बनाए रखना चाहिए कि उसका जो आसपास का इन्वायरमेंट है, जिस जगह पर पेशेंट रह रहा है, वहाँ का इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए। उबला हुआ पानी प्रयुक्त करना चाहिए। पेशेंट पीने के लिए उबला हुआ पानी यूज़ करे। ताज़ा पका हुआ भोजन प्रयुक्त करना चाहिए। बाहर से कटे हुए फल और सब्जियां प्रयुक्त नहीं करनी चाहिए कि जो कटे
कटी हुई सब्जियां या फल होती हैं उनका यूज़ पेशेंट के लिए नहीं करना चाहिए। पर्याप्त फूड हाइजीन बनाए रखना चाहिए कि पेशेंट को प्रॉपर फूड हाइजीन बना के हम उसको प्रोवाइड करेंगे। उसका फूड जो तैयार करते हैं हम वो अच्छा होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, अच्छी तरह साफ सुथरे तरीके से वो बनाया हुआ होना चाहिए। ये हमने पढ़ा आज डायरिया के बारे में। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।